नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं सांसद से संवाद। और सांसद से संवाद में आज हम बातचीत करेंगे सुनीता दुग्गल, सिरसा हरियाणा से बीजेपी की सांसद से हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं दिख रहा था कि आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जी। अधिकारी के तौर पर आप कार्य कर रही थी। जी। आपने वीआरएस लिया, जी। राजनीति में कदम रखा। जी। क्या राजनीति के प्रति पहले से ही रुझान था, क्यों कराना हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं जब ऑफिसर थी एट दैट टाइम बहुत सी ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे, सोसाइटीज़ थी, जैसे रामकिशन मिशन है, उनसे मैं जुड़ी रही और इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना मेरा एक शौक़ कह लीजिए कि रहा, कि मुझे अच्छा लगता था किसी के लिए कुछ करना। तो जब भी मुझे समय मिलता था, जैसे सैटरडे संडे, तो मैं जाकर, चाहे हम एडल्ट एजुकेशन की बात करें या कि ब्लड डोनेशन कैंप्स की बात करें, तो जब भी कोई मेडिकल चेकअप्स होते थे, जब भी इस तरह का कुछ होता था, तो रामकिशन मिशन जो है उसमें डॉक्टर ब्रह्मेशानंद जी जो है वो चंडीगढ़ में उस टाइम वहाँ पर हेड होते थे वहाँ के, और मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ पंचकुला साइड में थी, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रहा। अभी वो रिटायर होके बनारस में रह रहे हैं। वो डॉक्टर थे खुद भी पेशे से, और वैसे वो बहुत बड़े संत थे। तो उनके साथ बहुत से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में, बहुत से चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया। और यही करते करते 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर और राजनीति में प्रवेश किया। और मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से आप आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा आपको मिल जाता है, और उसके तहत आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है मुझे लगता है कि ऊपर वाले की कुछ ऐसी उसकी इच्छा थी, और उसकी इच्छा को हमने उसका पालन किया, और हमको सबको करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। जी। और मोदी जी से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने राजनीति में प्रवेश किया। आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम किया अधिकारी के तौर पर, और जिससे आपकी टक्कर हुई या फिर जिनके साथ आपका मुकाबला हुआ, जी। वो कद्दावर नेता माने जा सकते हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जी। तो जब आपको बताया गया कि आपको इनके विरुद्ध चुनाव लड़ना है, तो क्या मन में एक बार ये आया कि एक कद्दावर नेता के साथ चुनाव लड़ना थोड़ा सा चांस लेने वाली बात हो जाएगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि 2014 में भी ऑलमोस्ट टिकट मेरा फाइनल हो गया था मेंबर पार्लियामेंट के लिए, लेकिन क्योंकि कुछ जो है इस्तीफे में वीआरएस में उसमें समय लग गया कुछ, और वो जो सीट है वो अलायंस पार्टी, हमारी एक अलायंस पार्टी थी, उनके खाते में चली गई वो, तो इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकी। और हालांकि उसके बाद मैंने असेंबली चुनाव लड़ा 2014 में ही, और जो मेरी जो संसदीय सीट है उसी का ही एक असेंबली जो है वो रतिया सीट, वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हम लोगों की ग्रूमिंग की है, हम लोगों को जो है वो सिखाया है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी वो एक एक कार्यकर्ता को जिस तरह से सिखाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक टारगेट रहता है कि आपको ये काम करना है अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से। उसमें हम ये नहीं देखते कि सामने कौन है या कौन नहीं। आपने देखा होगा कि अब की बार हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे जो सो कॉल्ड धुरंधर कांग्रेस पार्टी के थे, उन सबको धाराशायी कर दिया। इवन के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनको हमारी स्मृति ईरानी जी ने हरा दिया, जो उनका हम ये कह सकते हैं कि जो एक परंपरागत उनकी सीट थी, जी। वहाँ से उनको हरा दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें जो कार्यकर्ताओं को इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो उसको अगर मौका मिलता है तो वो दिखाता है कि सामने चाहे कोई भी है, अगर हम पार्टी की नीतियों के हिसाब से चलते हैं और हमारे साथ जो है अगर आशीर्वाद है हमारे सीनियर लीडर्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। जी, हमने देखा कि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि जो युवावस्था में या छात्र जीवन में ही राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। क्या आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, बिल्कुल मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, और बल्कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आना होगा। एक ऑफिसर जो है वो बनने की इच्छा थी, और वो जो है परमपिता परमात्मा ने पूरी की, और ऑफिसर रहे, बड़े अच्छे ऑफिसर रहे अपने तो फील्ड में भी बड़ा अच्छा काम किया। किसी राजनीति का प्रभाव भी नहीं पड़ा? नहीं, राजनीति का प्रभाव तो देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो है एक मैं ऑफिसर थी, तो मेरा पूरा परिवार
एक जो जी टीवी वाले हैं उनके परिवार में कोई शादी थी जी। उमराव बैंकेट है यहाँ पर आपके दिल्ली में जी। तो वहाँ पर जो है मेरे परिवार के साथ मैं भी आई थी क्योंकि मैं आयकर में थी, तो और हमें वो लोग जानते हैं तो हमें भी उन लोगों ने इनवाइट किया। और इधर से जो है मोदी जी भी वहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ही वो निकलने लगे पास से तो मेरे मदर और मैं हम साथ थे, तो एकदम से हमने कहा कि देखो मोदी जी जा रहे हैं। तो हम लोगों ने, मेरे मदर ने और मैंने उनको विश किया और उन्होंने हमें इस तरह से रिस्पॉन्ड किया जैसे कि पता नहीं कितने समय से जानते हैं। अच्छा। तो इतना अच्छा लगा देख के कि लीडर्स ऐसे भी होते हैं कि जो जिनके अंदर कोई ईगो की बात नहीं, कुछ जो है वो आराम से एक नॉर्मल आदमी जो है उनसे भी ऐसे मिल रहे हैं। तो बहुत उनसे बहुत प्रभावित थे। आपको हम बताएं ये बहुत पुरानी बात हो गई है और शायद यही मंजूर था प्रकृति को और धीरे धीरे देखिए कि राजनीति में प्रवेश हो गया। जी। अगर बात करें आपके संसदीय क्षेत्र की, किस तरीके का संसदीय क्षेत्र है? ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र ज़्यादा है? क्या वहाँ पर समस्याएं हैं या फिर क्या उसकी उस क्षेत्र की विशेषता है? क्या अगर देखिए ऐसा है कि मैं ये कहूँगी कि जो सिरसा संसदीय क्षेत्र है उसमें 3 जिले मुख्यतः आते हैं, जिसमें सिरसा और फतेहाबाद और जींद का एक जो है विधानसभा है नरवाना। तो 3 जिले जो हैं इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। और ये मैं कहूँगी कि एक तरह से दुर्भाग्य ही रहा कि इतने सालों से वहाँ पर या तो कांग्रेस के जो है वो सांसद रहे और या फिर एक रीजनल पार्टी है वहाँ पर उसके सांसद रहे। और ये पहली बार मौका जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये मौका मिला है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला है। जी। तो उन लोगों ने कभी भी इस क्षेत्र की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दिया जैसा कि एक सांसद की जिम्मेवारी बनती है, जैसा कि एक सांसद की ड्यूटी होनी चाहिए, उसका कर्तव्य होना चाहिए। और जो 18 से 19 लाख लोग आपके ऊपर विश्वास व्यक्त करके आपको बड़ी पंचायत में भेजते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन उन लोगों ने इस जिम्मेवारी को नहीं निभाया ठीक तरीके से। और मैं अगर रिकॉर्ड देखूं तो इससे पहले जो सांसद रहे कभी उन्होंने उस तरीके से इस पंचायत में कोई बात ही नहीं उठाई उस एरिया की। और उस एरिया के लोग इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले और इतने अच्छे लोग हैं कि वो अगर आप उनके लिए कुछ करते हो तो वो आपको बिल्कुल अपने सिर माथे पर बिठाते हैं। मुझे 0 आवर में बोलने का मौका मिला। माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय बहुत ही लिबरल हैं और मैं कहूँगी कि हमारा परम सौभाग्य कि हम इस 17वीं लोकसभा के जो हैं वो सांसद हैं, जिसमें कि इतना आपको लिबर्टी है कि आप नए आए हैं फिर भी आपको बोलने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर अपनी बात रखी तो हमारे एरिया के लोग जो हैं वो इतने खुश हुए कि हम बहुत खुश हैं कि मैडम आपने हमारी बात रखी। और फिर यहाँ पर जो हमारे मंत्रालय हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, वो भी सब इतने कोऑपरेटिव हैं कि आप अपनी बात को लेकर जाइए तो जहाँ तक संभव हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इस मामले में जो है बड़ा हमारा इलाका जो है काफ़ी पिछड़ा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जो है अब लोग जो है समझते हैं इस बात को और इसीलिए उन्होंने अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल वहाँ पर खिलाया है। और मैं भी उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी दिक्कतें उस एरिया की हैं, खासकर पानी की समस्या बहुत है। अमी नरवाना की हम बात करें, नरवाना में पानी की बहुत गहरी समस्या है और हमारे सिरसा में भी समस्या है। तो मेरी बहुत सी कोशिश है कि जैसे जो रेलवे है, रेलवे का सिस्टम वहाँ पर बहुत कमज़ोर है, तो वो भी मैंने बात उठाई वहाँ पर कि जो ट्रेन्स, बल्कि मैंने बाकायदा जो ट्रेन्स वहाँ तक जा सकती हैं एक्सटेंशन के रूप में हिसार से, उनके बारे में भी डिटेल से मैंने जो है वो बताया और मुझे उम्मीद है कि हमारे रेल मंत्री जी है उसकी तरफ ध्यान देंगे। और इसके अलावा फतेहाबाद हमारा जो ज़िला है, वहाँ के लोगों ने तो आप ये देखिए कि पूरी संसदीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो मार्जिन था वो मुझे फतेहाबाद ज़िले से मिला जी। तो इतना प्यार उन लोगों का है। तो उन वहाँ पर ट्रेन आज तक आई नहीं, तो ये भी हमने समस्या जो है माननीय रेल मंत्री जी के आगे रखी है कि उसको कनेक्ट करें कहीं ना कहीं से। अब वो कहाँ समय रह गया है कि कोई भी जिला अछूता रह जाए ट्रेन से, और हमारा फतेहाबाद जिला है जो वो अछूता है कि वहाँ पर वहाँ के लोगों ने आज तक ट्रेन देखी नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि वहाँ के इलाके की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उन लोगों की जो कमियां हैं वहाँ पर, उस कमियों को दूर किया जाए। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी एक सांसद होने के नाते कि उस एरिया को मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ। अभी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है आपको सांसद बने हुए, तो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दौरा भी नहीं हुआ होगा, लोगों से उस तरीके से मिलना नहीं हुआ होगा, लेकिन लोगों
की समस्याएं आप तक पहुंचे जी। या फिर लोग अपनी परेशानियां आपके साथ साझा करें, उसके लिए कोई मैकेनिज्म कुछ सोचा है तैयार करने का? देखिए कि आप ऐसा है, क्योंकि मैं पहले एक वहाँ से असेंबली लड़ चुकी हूँ ऑलरेडी रतिया से, जो कि उसी मैंने आपको बताया जी कि जी उसी लोकसभा का एक हिस्सा है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर फतेहाबाद में भी एक ऑफिस वहाँ बनाया हुआ है और वहाँ पे बाकायदा एक आदमी वहाँ बिठा रखा है और वहाँ पे लैंडलाइन नंबर भी है। और इसी तरह से सिरसा में भी वहाँ पर भी जो है वहाँ पर एक हाउस है और उस वहाँ पर भी एक आदमी बिठाया है, ताकि वो वहाँ के लोग जो भी किसी तरह की कोई समस्या है तो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो लोकल एरिया में ही आकर वहाँ पर अपनी समस्या को रखें और वो लोग फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और जो भी वहाँ हैं कि क्या क्या समस्या है और मैं उनका जो है वो समाधान करने की कोशिश करती हूँ। और जो मेरे साथ अटैच्ड हैं लोग उनके पास भी डायरेक्ट फ़ोन जो है आता है, इवन मेरे पास भी डायरेक्ट फ़ोन लोगों के आते हैं। तो उनकी कोशिश रहती है हमारी कि किस तरह से हम उनको जो है वो एड्रेस कर सकें। तो और इसके साथ साथ अभी क्योंकि लगातार जैसे ही चुनाव जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद सेशन शुरू हो गया और उसके साथ साथ क्योंकि पहली बार हम लोग जो हैं इसका एक हिस्सा बने हैं, तो हमें भी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से सीख सकते हैं। तो एकदम से तो आपको नहीं पता लगता, लेकिन मैं कहूँगी कि हमारा परम सौभाग्य है। आप ये देखिए कि हर मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आके जो है सभी जो हमारे सांसद हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको कुछ ना कुछ नया बताते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे संसदीय जो मंत्री हैं जोशी जी हैं और हमारे मेघवाल जी हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेट करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें इसमें पार्टिसिपेशन हमारा होना चाहिए। और स्पीकर महोदय की तो मैं बात ही क्या कहूँ, वो तो बहुत ज़्यादा जो है हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर जो है हमें सीखने का मौका देते हैं। हमारे चीफ विप हैं संजय जायसवाल जी, वो भी बहुत ज़्यादा हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, मौका देते हैं बोलने का। तो ये समय ऐसा है कि जिसमें एक तरह से हमारी ट्रेनिंग पीरियड, मैं कह सकती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है और मैं चाहती हूँ कि इसलिए इसका हम पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसलिए पूरा सेशन जो है मेरी कोशिश पर्टिकुलरली ये है कि मैं सेशन भी अटेंड करूं और इसके साथ साथ उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करूं। और सेशन के बाद तो हम फ्री हैं, उसके बाद तो लोगों के बीच में ही जाना है, लोगों के साथ ही रहना है, लोगों के सभी समस्याओं का उनकी जो है वो कोशिश करना, उसको निराकरण करने की। जी जी। और किसी भी सांसद से या जनप्रतिनिधि से उसके क्षेत्र की जनता की अपनी अपनी उम्मीद होती है, अपेक्षाएं होती हैं जी। और अगर वो जनप्रतिनिधि, वो सांसद सत्ता पक्ष से संबंध रखता हो तो अपेक्षाएं और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। उन अपेक्षाओं को पर खरा उतरने के लिए आप क्या कुछ करेंगी, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और सुनीता दुग्गल जी से अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद सांसद से संवाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिरसा हरियाणा से बीजेपी के सांसद सुनीता दुग्गल जी। सुनीता दुग्गल जी, हम लोगों ने जिस नोट पर छोड़ा था कि आप सांसद हैं, सांसद से और जनप्रतिनिधि से अपेक्षाएं तो हमेशा ही रहती हैं, रहनी भी चाहिए, लेकिन ये अपेक्षाएं क्या बढ़ जाती हैं जब सत्ता पक्ष से संबंध रखता हो लोगों का जनप्रतिनिधि? जी बिल्कुल प्रतिबिंब जी, आपने सही कहा कि वैसे तो हर संसदीय क्षेत्र के सांसद से वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष में अगर वो सांसद हैं तो अपेक्षाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि आपकी ईमानदार कोशिश। आप अगर एक ईमानदार कोशिश करते हैं किसी के काम के लिए तो 100% काम जो है वो ना हो सकते हैं ना होते हैं, इस बात का अंदेशा जो है वो लोगों को भी रहता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कम से कम उनके काम के लिए एक ईमानदार कोशिश की जाए जी। तो उसमें हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं और क्योंकि सत्ता पक्ष भी है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और जो है उसमें सफल भी होते हैं, काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। और अभी तो शुरुआत है, अभी 1 महीना भर हुआ है सिर्फ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अपेक्षाएं हमारे जो संसदीय क्षेत्र के लोगों को एक सांसद से हैं वो पूरा करने की हम पूरी कोशिश करें। आपके साथ एक लाभ की स्थिति ये भी है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो चीज़ें रुकेंगी नहीं, अटकेंगी नहीं, वो उसका लाभ आपको मिलेगा अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इसका लाभ जो है ज़रूर मिलना चाहिए,
क्योंकि आपने सही कहा कि केंद्र में तो क्योंकि हम यहाँ पर हैं और जो हमारे मंत्रीगण हैं उनसे भी हमारा, क्योंकि वो खुद भी पार्लियामेंट में आते रहते हैं और पार्लियामेंट में भी उनकी बाकायदा उनके रूम्स हैं, वहाँ पर जाकर भी उनसे हम चर्चा कर सकते हैं। और यही अपेक्षा जो है वो हमारे, क्योंकि हरियाणा में भी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत जो है इस मामले में सहयोगी रहते हैं कि जो है आप अपने अपने एरिया में अच्छे से काम करिए और हरियाणा सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी भी जो है वो इसमें पूरा जो है अपनी भागीदारी दो दिखाते हैं और इसी वजह से आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त मैंडेट जो है वो पूरे हरियाणा में 10 की 10 जो हैं वो लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के अब की बार बने। जब इतना मैंडेट मिलता है, इतना ज़बरदस्त मैंडेट मिलता है, तो उत्तरदायित्व क्या और ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये सिखाया जाता है कि आपको कुछ चीज़ों को देखकर अपने उत्तरदायित्व की तरफ ध्यान नहीं करना है। उत्तरदायित्व आप किसी भी आप पद पे क्यों ना है, उस पद की गरिमा को बना के रखना और उस पद के हिसाब से अपने उत्तरदायित्व को निभाना, ये हमारे संगठन की परंपरा है जी। और हमारा क्योंकि एक संगठनात्मक ढांचा है और ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता जो है, तो इसलिए ये घुट्टी हमें बिल्कुल शुरू से ही पिलाई जाती है। तो इसलिए हम ये नहीं देखते हैं कि अब हमारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है या अब घट गया है, घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें हमेशा अपना उत्तरदायित्व जो है वो बढ़ता ही नजर आता है कि अब हमारा उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए जो है आप हर कार्यकर्ता जो है वो ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। तभी आप ये देखिए ना कि किस तरह से आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप कहें तो सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और अब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं नड्डा जी, उन सब की मेहनत से आज हम जहाँ पर खड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं है। जी। अगर बात की जाए देश की तो कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में भी हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री ने वादा किया है किसानों से कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे। बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र में किसानों की स्थिति क्या है, क्या उनकी मांग है और उनके लिए क्या कुछ आप करना चाहती हैं, क्या मन में है? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही कहा आपने और ख़ासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं तो वो बिल्कुल जो है वहाँ पर आप देखिए 75% जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है जी। वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है और पानी की समस्या है वहाँ पर। तो हमारी कोशिश रहेगी एक तो कि पानी की समस्या को किस तरह से दूर किया जाए। पानी की समस्या तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पूरा अब की बार हमारा एक जल संसाधन जो है वो डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री अलग से बनाई है। जी। और ये समस्या तो जो है ये पूरी अब तो पूरे दुनिया के अंदर ही पानी की समस्या बड़ी ज़बरदस्त विकराल रूप ले रही है। लेकिन हम यहाँ पर अपने भारतवर्ष में और हरियाणा में हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इस कोशिश में मुझे लगता है कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी और मैंने इसके बारे में जो हमारे यहाँ के मंत्रालय हैं उनके मंत्रीगण से भी बात की है। हमारी कोशिश ये है कि हम उस एरिया में ऐसी फसल को, ऐसी क्रॉप को जो है वो बढ़ावा दें। खासकर जैसे अगर हम बात करें नरमा, कॉटन जिसको बोलते हैं, उसमें जो है वो पानी कम लगता है और वहाँ पर लोग जो हैं वो जो धान की जो फसल है उसको ज़्यादा लगाते हैं जी। और अगर उसको लगाते हैं तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ पर क्यों ना कोई ऐसी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल वगैरह कोई लगाई जाए जिससे अगर वहाँ पर हम किसानों को ये कहें कि अगर आप कॉटन लगाते हो तो आपका रॉ मटेरियल यहाँ से यहीं पे कंज्यूम भी हो सकता है। तो मेरी ये बड़ी पुरजोर मेरे दिल की इच्छा है, मेरी तमन्ना है ये कि इससे हम देखो कितनी चीज़ों को हम रिड्रेस कर पाते हैं कि अगर हम वहाँ पर टेक्सटाइल मिल लगाते हैं तो उस टेक्सटाइल मिल से वहाँ पर जो है जो कॉटन वहाँ पर लोग लगाएंगे उससे पानी की समस्या हल होगी। वहाँ पर पानी जो है वो कम यूटिलाइज करेंगे अगर वो जो है वो राइस ना लगाकर अगर नरमा लगाते हैं, अगर कॉटन लगाते हैं तो पानी की समस्या हल होती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि उससे वहाँ पर जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो बच्चे हैं वहाँ पर इंडस्ट्री लगती है उसको वहाँ से रोज़गार मिलेगा। और नंबर तीसरी बात यह है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एरिया में वहाँ पर जो है ना वो बच्चों के अंदर ड्रग्स जो हैं
वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पनप रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया पंजाब के साथ भी है। पंजाब के बारे में आपने जैसे सुना भी होगा, तो वो वहाँ से जो है वो वहाँ पे हमारे बच्चों में उस साइड में, तो मेरी बहुत कोशिश ये भी है कि किस तरह से वो बच्चे जैसे रोज़गार उनको मिलेगा, वो बच्चों को नया एक जो है, और साथ साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ पर बनाना, और जो है ये मेरी बहुत बड़ी मेरी कोशिश है, और मैं हर हालत में इसको करके रहूँगी। मेरी जिसको बोलते हैं ना कि मेरा एम है ये, क्योंकि इससे खेल के क्षेत्र में हमने देखा कि हरियाणा बहुत बेहतरीन कर रहा है जी। और हरियाणा में खेल को लेकर बहुत सारी संभावनाएं देखी भी जा रही हैं। तो खेल के क्षेत्र में भी, क्योंकि अभी मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है मोदी सरकार के द्वारा पहले कार्यकाल में, तो खेल को लेकर भी आप कुछ चाहेंगे कि कोई कॉलेज, स्कूल या विश्वविद्यालय वहाँ पर आए जो खेल को ही प्रमोट करे, खिलाड़ियों को एक मंच उपलब्ध कराया जाए, स्थान? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हरियाणा से भी आपने देखा होगा कि कितनी हमारी बेटियां जो हैं वो रेसलिंग में उन्होंने कहाँ तक नाम किया है उन्होंने, तो बिल्कुल हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ पर, और वैसे भी हमारे यहाँ पे राई के नाम से एक जो है उसको, पहले वो कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी अब बनाया गया है। और इसके साथ साथ हमारे उस साइड में भी कोई इस तरह का खेल की कोई यूनिवर्सिटी बने, कोई खेल का इस तरह का कुछ बने, तो ये भी हमारी कोशिश रहेगी ताकि बच्चे जो हैं वो, और हमारे साइड में भी उधर सिरसा लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें भी बच्चे बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं कि अभी थोड़े दिनों पहले ही गोरखपुर, हमारे वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, वहाँ से हमारी एक बच्ची जो है वो नेशनल लेवल पर मेडल लेकर आई, और हमने पूरा गोरखपुर में उसको जो है वो घुमाया, और लोग बहुत खुश हुए कि हमारी बच्ची मेडल लेकर आई, क्योंकि इससे बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है और वो लोग जो है वो उस फील्ड के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बिल्कुल ये कोशिश रहेगी वहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हरियाणा सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हर कोशिश की है कि हर जगह पर व्यायामशाला बनाने की। तो वहाँ पर जगह जगह पर, हर पंचायत में, हर गांव में जो है वो छोटी छोटी व्यायामशाला, जो भी सरपंच वहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन जो है वो मुहैया करवाते हैं, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से व्यायामशाला बनती है, ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो खेलों की तरफ जाए, अपने सेहत की तरफ जाए और पढ़ाई की तरफ जाए। तो ये हमारी कोशिश है सरकार की, हरियाणा सरकार की भी, और साथ के साथ केंद्र सरकार की। जी, राजनीति को लेकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति है कि अच्छे लोग नहीं आते हैं, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लोग दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अपनी सर्विसेज देने वाला एक अधिकारी अगर राजनीति में आता है, तो क्या लोगों को एक वजह मिलती है राजनीति में प्रवेश करने की, या उनमें इच्छा जागृत होती है कि नहीं, हम राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में सहयोग दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं फिर से यही कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना विश्वास लोगों में है कि ऐसे ऐसे लोग भी राजनीति में होते हैं, और उनसे प्रभावित होकर बहुत से, अगर आप मुझे लगता है कि बहुत से सांसद शायद ये बात कहेंगे कि वो उनसे प्रभावित होकर राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया जी। तो एक शुरुआत जो होती है कि ऐसा लगता है कि भाई हाँ, अच्छे लोग भी हैं राजनीति में, और वो जो निस्वार्थ भाव से, सिर्फ लोगों की सेवा के भाव से ही राजनीति में आते हैं, तो उनको देखने से जो है बहुत हम प्रभावित हुए उससे। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक जो लोगों के अंदर एक ये भावना थी कि राजनीति का जो जिस तरह से अपराधीकरण, और राजनीति में जिस तरह से जो है बहुत से इस तरह की चीज़ें देखने में आती थी कि आम आदमी, इवन मैं अपनी बात आपको बताऊं कि मैं जब भी किसी स्कूल या कॉलेज में जाती थी तो बहुत से बच्चों से मैं पूछती थी कि कितने बच्चे जो हैं वो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत से बच्चे अपने हाथ उठाते थे। कितने बच्चे पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत से बच्चे हाथ उठाते। कितने बच्चे, मैंने कहा कि लीडर बनना चाहते हैं, कोई बच्चा हाथ ही नहीं उठाता था। तो मुझे लगता कि ये तो बहुत गलत बात है कि आप, क्योंकि राजनीति ही एक वो माध्यम है कि जिससे जो पॉलिसी जहाँ से बनती है कि एक देश में किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए उसके इंटरेस्ट के क्या क्या काम होने चाहिए, अगर उसके लिए ही बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उसी के लिए अगर कोई आगे नहीं आएगा तो कैसे बात बनेगी जी। तो इसलिए जो है हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कैसी भी जो है अगर दिक्कतें आएंगी तो देखते हैं, दिक्कतें कहाँ नहीं आती, किस फील्ड में दिक्कतें नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें प्रवेश किया, और मैं अपने आप को ये कहूँगी बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि परिवार का पूरा सहयोग है, और पार्टी संगठन का आशीर्वाद तो है ही, और हमारे बहुत सीनियर लीडर्स, वरिष्ठ नेताओं का बहुत आशीर्वाद है। तो जो है बहुत अच्छे से जो है मैं जो जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में मैं उतरी हूँ उसको मैं कर पा रही हूँ, और आगे भी परमपिता परमात्मा से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि इस तरह से चलती रही गाड़ी। और 17वीं लोकसभा में काफ़ी कुछ बदलाव नज़र भी आ रहा है, पढ़े लिखे भी काफ़ी लोग आए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए
आम लोग भी बहुत आए हैं और युवाओं की संख्या और महिलाओं की संख्या इस जी। बार बहुत अधिक है। जी। तो परिवर्तन तो काफ़ी आया है 17वीं जी। लोकसभा को देखकर लगता है। जी। एक जोर प्रधानमंत्री का इस बात को लेकर भी रहता है कि सांसद संसद के भीतर की कार्रवाई में उपस्थित रहे, जी, उसकी बिल्कुल। उपस्थिति जी, जी। लगातार बनी रहे। जी, जी, उसको लेकर आपको क्या अलग से कुछ सांसदों की कोई एक मीटिंग की गई है, कोई वर्कशॉप? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर बीपीएसटी के नाम से जो यहाँ पर एक ओरिएंटेशन कोर्स, जो हमारे नए सांसद हैं उन सबका ओरिएंटेशन कोर्स 2 दिन का तो हुआ है। और हर मंगलवार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो वहाँ पर जो भी पूरे वीक में लगाएं कि जो हो चुका है उसके बारे में और जो आगे होने वाला है उसके बारे में पूरा डिस्कशन रहता है। हमारे जो संसदीय मंत्री हैं वो भी, और इसके साथ साथ बाकी जो मंत्री लोग हैं वो भी वहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी पूरी चर्चा करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आपको एक जगह पर सभी बातों का पता लग जाता है और बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एक सांसद आप बन गए हैं तो आपकी बहुत बार मैंने देखा, पहले क्या होता था कि वो समझते थे कि ये हमारी जिम्मेवारी हो गई पूरी, हम सांसद बन गए, बस ठीक है, अब ये जो सांसद को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसको एंजॉय करो। 5 साल के बाद, 5 साल से थोड़ा सा दिन पहले फिर से आप मैदान में जाओ और लोगों के बीच में फिर से वोट मांगो और उसके बाद फिर से। लेकिन अब ये परंपरा बदल रही है और प्रधानमंत्री जी का फोकस ये है। और महिलाओं के लिए तो मैं बात कहूँ कि जिस तरह से वो उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं। आप ये देखिए कि पहली बार जो है वो फुल फ्लेजेड जो है वो एक वित्त मंत्री हमारी महिला हैं जी। माननीय निर्मला सीतारमण जी। और जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया, चारों तरफ उनकी जो है बहुत वाहवाही हो रही है कि। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इससे पहले हमारे स्पीकर महोदया थी सुमित्रा महाजन जी, तो और उसके बाद हमारी जो है स्मृति ईरानी जी हैं। 2 इतने डिपार्टमेंट उनके पास, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए तो वो जो है परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती हैं। और अभी तक तो देखिए यही नज़र आया है कि जहाँ कहीं पे भी उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया है तो उन्होंने परफॉर्मेंस को दिखाया, परफॉर्मेंस करके दिखाया है। चलिए, आप जिस उद्देश्य से, समाज सेवा की जिस भावना से आप राजनीति में आई हैं, आप जनप्रतिनिधि बनी हैं, उस भावनाओं को फलीभूत करने का प्रयास आप करती रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सांसद से संवाद में आज के लिए इतना ही। सांसद से संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक नए मेहमान, एक नए सांसद के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।